नमस्कार। और आज हमारे पास भारतीय सेना की 2026 की भर्ती से जुड़ी जानकारी का एक पूरा ज़खीरा है और हमारा मिशन है इसमें से हर ज़रूरी बात को निकालना। बिल्कुल। तो चलिए आज हम एक युवा उम्मीदवार के सफ़र पर निकलते हैं। कल्पना कीजिए कि एक 18 साल की लड़की या लड़का है जो देश की सेवा करना चाहता है। उसका सपना है फौज की वर्दी पहनना। आज हम उसी के नज़रिए से इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को समझेंगे, पहले कदम से लेकर आखिरी मंजिल तक। ये नज़रिया बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये सिर्फ आंकड़ों और तारीखों का खेल नहीं है। ये तो लाखों युवाओं की उम्मीदों और उनकी मेहनत की कहानी है। बिल्कुल। हम देखेंगे कि ये सफ़र कहाँ से शुरू होता है, इसमें क्या क्या पड़ाव आते हैं और हर पड़ाव पर एक उम्मीदवार को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, तो हमारे इस काल्पनिक उम्मीदवार का पहला कदम क्या होगा? जाहिर है वो सबसे पहले ये देखेगा कि आवेदन कब और कैसे करना है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। सही। पहला कदम है समय सीमा को समझना। ऑनलाइन आवेदन 13 फरवरी 2026 से शुरू होकर 1 अप्रैल 2026 तक चलेंगे। ओके। ये लगभग 1.5 महीने की विंडो है जो सोचने और तैयारी करने के लिए काफ़ी है। लेकिन आखिरी दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। वो हमेशा जोखिम भरा होता है। और इसके ठीक 2 महीने बाद 1 से 16 जून 2026 के बीच ऑनलाइन परीक्षा होगी। और आवेदन शुल्क, क्या ये अलग-अलग श्रेणियों के लिए मतलब अलग-अलग है? नहीं, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। सभी श्रेणियों जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सब के लिए शुल्क सिर्फ 250 रुपये ही रखा गया है। अच्छा। इसका मकसद ये है कि कोई भी उम्मीदवार सिर्फ आर्थिक वजहों से इस मौके से चूक ना जाए। एक तरह से सबको बराबर का मौका देने की कोशिश है। ठीक है, तो हमारे उम्मीदवार ने तारीखें नोट कर ली हैं। अब उसका अगला और सबसे बड़ा सवाल होगा, मैं किस पद के लिए योग्य हूँ? हाँ, यहाँ पर चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं, क्योंकि 8वीं पास से लेकर साइंस में 12वीं पास तक सबके लिए रास्ते खुले हैं। बिल्कुल। यहीं पर एक उम्मीदवार को बहुत सोच समझकर फैसला लेना होता है। सबसे ज्यादा चर्चित पद है अग्निवीर जनरल ड्यूटी, यानी जीडी। जीडी। इसके लिए कम से कम 10वीं पास होना चाहिए, जिसमें कुल मिलाकर 45% अंक और हर विषय में कम से कम 33% अंक होने चाहिए। जीडी की योग्यता को लेकर एक बहुत ही खास बात पता चली है जो कई उम्मीदवारों को राहत दे सकती है। कि अगर किसी के 5 मुख्य विषयों में 33% से ज्यादा अंक है, लेकिन वो अंग्रेजी में फेल भी है, तब भी वो आवेदन कर सकता है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? ये अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक तर्क है। सेना को जीडी स्तर पर ऐसे जवानों की जरूरत होती है जो निर्देशों को समझ सकें और शारीरिक रूप से मजबूत हों। अच्छा। मतलब बुनियादी कम्युनिकेशन जरूरी है, लेकिन अंग्रेजी में बहुत ज्यादा निपुणता की उम्मीद नहीं की जाती। इसलिए ये छूट दी गई है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के वो होनहार उम्मीदवार जिनकी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है, वो भी इस दौड़ से बाहर ना हो। समझ गए। ये तो हुई जीडी की बात। लेकिन अगर किसी की दिलचस्पी तकनीक में है, तो उसके लिए अग्निवीर टेक्निकल का पद है। हाँ। यहाँ योग्यता की शर्तें काफी अलग हैं। हाँ, यहाँ पर अकादमिक योग्यता बढ़ जाती है। उम्मीदवार को विज्ञान विषय यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और अंग्रेजी के साथ 12वीं पास होना चाहिए। और सिर्फ पास होना काफी नहीं। अच्छा, मार्क्स की भी शर्त होगी। हाँ, कुल 50% और हर विषय में 40% अंक अनिवार्य हैं, क्योंकि सेना के तकनीकी उपकरणों को संभालने के लिए विज्ञान की एक ठोस समझ जरूरी है। इसका एक विकल्प भी दिया गया है, 12वीं पास के साथ 1 साल का आईटीआई कोर्स। क्या इसका मतलब ये है कि सेना प्रैक्टिकल स्किल को किताबी ज्ञान के बराबर मान रही है? आप इसे ऐसे देख सकती हैं। आईटीआई का कोर्स करने वाला उम्मीदवार पहले से ही तकनीकी कामों में हाथ आजमा चुका होता है। उसके पास प्रैक्टिकल अनुभव होता है। सेना इस बात को महत्व देती है और मानती है कि यह अनुभव विज्ञान की थ्योरी के बराबर ही मूल्यवान है। अब आते हैं उस पद पर जहां अंकों की शर्त सबसे ज्यादा है, अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल। हाँ, यहाँ किसी भी स्ट्रीम में 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकता है, लेकिन कुल 60% और हर विषय में 50% अंक चाहिए। ये जीडी से तो काफी बड़ा जंप है। बिल्कुल, क्योंकि इस पद की जिम्मेदारियां अलग हैं। एक क्लर्क को रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं, दस्तावेज बनाने होते हैं और स्टोर कीपर को इन्वेंट्री का हिसाब किताब रखना होता है। मतलब सटीक सा चाहिए। हाँ, इन कामों में प्रिसिजन की बहुत जरूरत होती है। इसलिए सेना सुनिश्चित करना चाहती है कि जो उम्मीदवार इस पद के लिए आ रहा है उसकी अकादमिक पकड़ मजबूत हो। अंग्रेजी और गणित या अकाउंट्स जैसे विषयों की अनिवार्यता भी इसी वजह से है। और अब वो पद जो शायद सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचेगा, अग्निवीर ट्रेड्समैन। यहाँ 2 स्तर हैं, एक 10वीं पास और दूसरा 8वीं पास। ये 8वीं पास वाला विकल्प तो एक बहुत बहुत बड़ा अवसर है। ये भारतीय सेना की समावेशी नीति का सबसे बड़ा उदाहरण है। 10वीं पास ट्रेड्समैन के लिए सिर्फ पास होना जरूरी है, प्रतिशत की कोई शर्त नहीं।
कोई शर्त नहीं। और 8वीं पास के लिए भी हर विषय में सिर्फ 33% अंक चाहिए। इसका मतलब है कि जो लोग किन्हीं कारणों से अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाए, देश की सेवा का दरवाजा उनके लिए भी खुला है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, जब 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार भी उसी ट्रेड्समैन पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, तो क्या इससे 8वीं पास उम्मीदवार के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाता? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। प्रतिस्पर्धा तो निश्चित रूप से बढ़ती है, लेकिन यहाँ चयन सिर्फ अकादमिक अंकों पर नहीं होता। अच्छा। शारीरिक परीक्षण और ट्रेड टेस्ट भी होता है। हो सकता है एक 8वीं पास उम्मीदवार शारीरिक रूप से ज्यादा मजबूत हो या अपने ट्रेड जैसे कुक या वॉशरमैन में ज्यादा कुशल हो। सेना ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखती है, सिर्फ मार्कशीट को नहीं। इसके अलावा महिलाओं के लिए महिला सैन्य पुलिस और मेडिकल क्षेत्र में जाने वालों के लिए सोल्जर टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट जैसे पद भी हैं, जिनकी योग्यताएं भी काफी स्पष्ट हैं। हाँ। तो एक बार जब हमारा उम्मीदवार अपना पद चुन लेता है, तो उसे अपनी उम्र की सीमा भी देखनी होगी। ये एक ऐसा फैक्टर है जो कई लोगों के सपने तोड़ सकता है। बिल्कुल। सेना में उम्र को लेकर बहुत अनुशासन है। ज्यादातर अग्निवीर पदों जैसे जीडी, टेक्निकल, ट्रेड्समैन के लिए आयु सीमा 17.5 से 21 साल है। सिर्फ 21 साल? हाँ, ये बहुत छोटी खिड़की है। इसका मतलब है कि उम्मीदवार के पास कोशिश करने के लिए मुश्किल से 3-4 साल होते हैं। जन्म तिथि 1 अक्टूबर 2005 से 1 अप्रैल 2009 के बीच होने चाहिए। ये 17.5 से 21 साल की उम्र ही क्यों? इसके पीछे क्या सोच है? इसके पीछे सोच ये है कि इस उम्र में शरीर सबसे ज्यादा मजबूत, लचीला और सीखने की क्षमता के चरम पर होता है। एक युवा जवान को कठोर ट्रेनिंग के लिए ढालना आसान होता है। हालांकि कुछ विशेष पदों जैसे सोल्जर टेक्निकल के लिए 23 साल और सिपाही फार्मा के लिए 25 साल तक है, क्योंकि इन पदों के लिए ज्यादा पढ़ाई और विशेषज्ञता की जरूरत होती है। ठीक है, तो हमारे उम्मीदवार ने पद चुन लिया, उम्र भी जांच ली। अब वो उस पड़ाव पर पहुंचता है जहां से फौजी बनने का असली इम्तिहान शुरू होता है, फिजिकल टेस्ट। एकदम। पढ़ाई लिखाई एक तरफ, लेकिन यहाँ तो शरीर की ताकत का खेल है। और यहाँ सबसे पहला मानक है लंबाई और सीना। यूपी बिहार जैसे मैदानी इलाकों के लिए जीडी और ट्रेड्समैन में लंबाई 169 सेंटीमीटर चाहिए। ओके। जबकि सीना बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का विस्तार जरूरी है। लेकिन असली परीक्षा तो दौड़ के मैदान पर होती है। हाँ, 1.6 किलोमीटर की दौड़ 5 मिनट 45 सेकंड में। सुनने में ये सीधा साधा लगता है, लेकिन असलियत कुछ और है। बिल्कुल। यहाँ एक मनोवैज्ञानिक खेल भी चलता है ना? बिल्कुल। यही वो बात है जिसे ज्यादातर उम्मीदवार समझ नहीं पाते। ये सिर्फ घड़ी के खिलाफ दौड़ नहीं है, ये आपके साथ दौड़ रहे 300-400 लोगों के खिलाफ एक रेस है। 300-400 लोग एक साथ? हाँ, रिक्रूटर्स पूरे बैच को एक साथ दौड़ाते हैं। जो पहले 5-10 लड़के लाइन क्रॉस करते हैं, उन्हें ग्रुप ए या एक्सीलेंट माना जाता है और उन्हें दौड़ के पूरे 60 अंक मिलते हैं। पूरे 60 अंक? हाँ, और जो उनके बाद समय के अंदर आते हैं, उन्हें ग्रुप बी या गुड मानकर 48 अंक दिए जाते हैं। तो ये सिर्फ स्टैमिना का टेस्ट नहीं, बल्कि रणनीति का भी खेल है। मतलब क्या एक उम्मीदवार को अपनी दौड़ की शुरुआत बहुत तेज करनी चाहिए ताकि वो भीड़ से आगे निकल सके, या धीरे धीरे गति बढ़ानी चाहिए? ये एक बहुत बड़ी दुविधा है। अगर आप बहुत तेजी से शुरू करते हैं तो अंत तक थकने का खतरा रहता है, लेकिन अगर आप बहुत धीमे रहते हैं तो उस भीड़ में फंसकर रह जाएंगे और आगे निकलने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो क्या करना चाहिए? सफल उम्मीदवार अक्सर बीच का रास्ता अपनाते हैं। वो पहले 400 मीटर में अपनी एक अच्छी पोजीशन बना लेते हैं और फिर उसे बनाए रखने की कोशिश करते हैं। यहाँ सिर्फ दौड़ना नहीं, बल्कि अपने साथ दौड़ रहे 300 लोगों को पढ़ना भी जरूरी है। वाह! दौड़ के बाद पुलअप्स या बीम, जहां 10 बार करने पर 40 अंक मिलते हैं। तो कुल मिलाकर फिजिकल टेस्ट 100 अंकों का हो गया। सही। इसके अलावा 9 फीट का गड्ढा और जिगजैग बैलेंस भी है। ये क्यों रखे गए हैं? ये क्वालिफाइंग टेस्ट हैं, लेकिन बहुत जरूरी हैं। 9 फीट का गड्ढा पार करना आपके साहस और लंबी छलांग की क्षमताओं को परखता है। अच्छा। जो युद्ध क्षेत्र में खाई पार करने जैसी स्थितियों के लिए तैयार करता है। और जिगजैग बैलेंस आपके शरीर के संतुलन और न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन की जांच करता है, यानी आपका दिमाग और शरीर एक साथ कितनी तेजी से काम करते हैं। ये संकरे रास्तों पर हथियार और सामान के साथ चलने के लिए जरूरी है। तो एक बार जब कोई उम्मीदवार इन शारीरिक और लिखित परीक्षाओं को पास कर लेता है, तो वो अग्निवीर बनने के एक कदम और करीब आ जाता है। और यहीं पर ये शब्द अग्निवीर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ। ये सिर्फ एक पद का नाम नहीं, ये एक पूरी योजना है जिसने सेना में भर्ती के तरीके को बदल दिया है। ये योजना असल में काम कैसे करती है? अग्निवीर योजना को समझना बहुत जरूरी है। ये 4 साल की सेवा का एक कॉन्ट्रैक्ट है।
इसके तहत वेतन की संरचना भी बिल्कुल तय है। क्या है वो? पहले साल में अग्निवीर को 30,000 रुपए महीने मिलते हैं, जिसमें से 21,000 रुपए उसके हाथ में आते हैं और 9,000 रुपए एक कॉर्पस फंड में जमा होते हैं, जिसे सेवानिधि कहते हैं। हाँ, सेवानिधि। और ये वेतन हर साल बढ़ता है। दूसरे साल 33,000 रुपए, तीसरे में 36,500 और चौथे साल में 40,000 रुपए। हर महीने 30% की कटौती जारी रहती है। तो 4 साल के बाद इस कॉर्पस फंड का क्या होता है? यही इस योजना का सबसे बड़ा वित्तीय आकर्षण है। 4 साल में उम्मीदवार के वेतन से लगभग 5.02 लाख रुपए कटते हैं और जितनी राशि उम्मीदवार जमा करता है उतनी ही राशि सरकार अपनी तरफ से उस फंड में मिलाती है। मतलब डबल? हाँ, डबल। तो कुल मिलाकर फंड में 10.04 लाख रुपए जमा हो जाते हैं। 4 साल बाद इस पर ब्याज लगाकर लगभग 11.5 से 12.5 लाख रुपए का एक मुश्त सेवानिधि पैकेज मिलता है। और वो टैक्स फ्री होता है? हाँ, पूरी तरह से टैक्स फ्री। ये एक बड़ी रकम है, खासकर 21-22 साल के किसी युवा के लिए। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, 4 साल बाद क्या, जब 75% अग्निवीरों को घर जाना होगा? ये सेवानिधि पैकेज और आरक्षण सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन 22-23 साल की उम्र में फिर से करियर शुरू करना एक चुनौती भी तो होगी। निश्चित रूप से। ये इस योजना का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला पहलू है। इसका सकारात्मक पक्ष यह है कि उस युवा के पास एक बड़ी रकम, सेना का अनुशासन, एक स्किल सर्टिफिकेट और अन्य नौकरियों में प्राथमिकता होती है। जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ में? हाँ, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में 10% आरक्षण और आयु में छूट मिलती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि उसे 4 साल बाद फिर से प्रतियोगी परीक्षाओं की दुनिया में लौटना पड़ता है। इसलिए जो उम्मीदवार इसमें जा रहे हैं उन्हें पहले दिन से ही अपने प्लान बी के बारे में सोचना चाहिए कि वो इस अनुभव और पैसे का इस्तेमाल आगे कैसे करेंगे। और इन 25% का क्या होगा जिन्हें स्थायी किया जाएगा? उन 25% के लिए ये एक सुनहरा मौका है। वे अपने बैच के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले होते हैं और उन्हें सीधे भारतीय सेना में स्थायी सैनिक के तौर पर शामिल कर लिया जाता है। उनका करियर फिर बाकी सैनिकों की तरह ही आगे बढ़ता है, पेंशन और अन्य सभी लाभों के साथ। क्या इस पूरी चयन प्रक्रिया में किसी को कोई बढ़त या एडवांटेज मिल सकता है, जैसे कोई बोनस अंक वगैरह? हाँ, इसका भी प्रावधान है और ये उन लोगों को फायदा देता है जिन्होंने स्कूल के समय से ही तैयारी शुरू कर दी थी। सबसे बड़ा फायदा एनसीसी कैडेट्स को मिलता है। एनसीसी वालों को? जी, एनसीसी ए सर्टिफिकेट के लिए 5, बी सर्टिफिकेट के लिए 10 बोनस अंक मिलते हैं। और सी सर्टिफिकेट वालों के लिए तो फायदा सबसे ज्यादा है, उन्हें तो लिखित परीक्षा से छूट मिल सकती है। बिल्कुल। एनसीसी सी सर्टिफिकेट धारकों को कॉमन एंट्रेंस एग्जाम यानी सीईई नहीं देना पड़ता, वो सीधे फिजिकल और मेडिकल टेस्ट के लिए जाते हैं। वाह! और अगर किसी ने सी सर्टिफिकेट के साथ गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया है तो उसे 25 बोनस अंक मिलते हैं। ये अंक इतने ज्यादा है कि वो मेरिट लिस्ट में आपको हजारों उम्मीदवारों से ऊपर ले जा सकते हैं। और खिलाड़ियों के लिए? हाँ, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए भी बोनस अंकों का प्रावधान है। तो इसका मतलब है कि सेना उन युवाओं को पुरस्कृत कर रही है जो सिर्फ भर्ती के समय नहीं बल्कि बहुत पहले से अनुशासन और टीम वर्क जैसे फौजी मूल्यों को अपनाते हैं। एकदम सही। ये एक तरह का संकेत है कि सेना सिर्फ शारीरिक क्षमता नहीं बल्कि एक पूरा व्यक्तित्व ढूंढ रही है। तो आज हमने एक उम्मीदवार के नजरिए से इस पूरे सफर को देखा, आवेदन की तारीखों से लेकर अपनी योग्यता के अनुसार सही पद चुनने, शारीरिक परीक्षण की रणनीतियों को समझने और अग्निवीर योजना के तहत 4 साल के कार्यकाल और उसके बाद के भविष्य को जानने तक। हाँ, हमने लगभग हर पहलू पर बात की है, लेकिन जाते जाते एक विचार में श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगा। बताइए। जिस पर हमने सीधे तौर पर बात नहीं की। इन सभी योग्यताओं और परीक्षणों के अलावा एक भावी सैनिक को किन मानसिक गुणों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जैसे अनुशासन, दबाव में शांत रहने की क्षमता, टीम के साथ मिलकर काम करने की भावना। ये वो अमूर्त कौशल हैं जो किसी किताब में नहीं पढ़ाए जाते, लेकिन फौज में सफलता के लिए शायद सबसे ज्यादा जरूरी हैं। उम्मीदवार इन गुणों के लिए खुद को कैसे तैयार कर सकते हैं, इस पर विचार करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 1.6 किलोमीटर दौड़ की तैयारी करना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।